इस साल थोड़ी ना देखेंगे। सही बात है कि नहीं? चलो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं अपने चैनल पे। हाँ हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। म्यूट कर लो सब खुद को। हाँ चलो, जिसको आना था वो आ गए ना, कि अभी भी कोई बचा है? हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जूम पे क्यों? वो इसलिए क्योंकि डिस्कशन करना है ना, तो अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो डायरेक्टली बात कर सकते हो। वो यूट्यूब लाइव पे बात नहीं हो सकती इतनी डायरेक्ट, इसीलिए। क्लास अलग चीज़ होती है। मैं तो क्लास भी जूम पे लेना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोलते सर। चलो, हाँ हो गया, हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबका हो गया। मैंने बोल दिया सबको गुड इवनिंग। अब सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, हाँ अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबको दिख तो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? हाँ, और किसी को अगर आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम हो जाए तो बोल देना या मैसेज डाल देना, ठीक है? दिखा नहीं तो भी चलेगा, देख के क्या करोगे? सुनने का ज़्यादा मतलब है। तो अभी क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं पूछूंगा 1 से 5। तो जिन जिनको क्वेश्चन नंबर, हाँ आज के लिए इतना ही करेंगे। देखते हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो हो गए। वैसे मैंने कुछ लोगों को बोल रखा था, कुछ लोगों ने ऑलरेडी 55 तक डिस्कस कर रखा है, तो उन वो नहीं आएंगे शायद आज। तो जितना होगा उतना कर लेंगे, 1 घंटा। तुम उससे ज़्यादा झेल भी पाओगे क्या? तुम्हारी ऑलरेडी 5 घंटे क्लास चल रही है। तुम, अगर मैंने बोला कि चलो 3 घंटे बैठ के डिस्कशन करते हैं, कौन बैठ सकता है? कोई नहीं बैठेगा, सब भाग जाएंगे। आप ही समझते हो सर हमको, और क्या। मैं ही समझता हूँ, बराबर है। 5 घंटे की क्लास करने के बाद तुम यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाओगे। अरे ये एडमिन वाला, इसको मैं भगा ही देता हूँ। मैं तब से बोला इसको नाम चेंज कर, इसको कोई फुर्सत ही नहीं है नाम चेंज करने से। हाँ, तेरे को नहीं समझ में आता क्या नाम कैसे चेंज करे? चलो एनीवेज, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैं 5 5 क्वेश्चन लेके पूछता हूँ। तो जिस जिसको डाउट है वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 में जो जो डाउट है वो लिखो चैट बॉक्स में, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा जो तुम लिखोगे। और अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना है। अरे करके नहीं आए क्या? फिफ्थ वन। पांचवा क्वेश्चन, नो हाँ डाउट। बात अरे थोड़ा। डाउट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डाउट नहीं है तो मत लिखो, वो नो डाउट लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाता मैं। पांचवा थोड़ा स्टार्टिंग का बता। पांचवे में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्म में पता है तो लिख लिया मैंने एरिया। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? हाफ इंटू x1 y1। तो x1 ले लेते a cos थीटा, कॉमा b साइन थीटा दे रखा है तो ये b साइन थीटा आ गया, फिर आ जाएगा 1। और दूसरा आ जाएगा -a साइन थीटा, कॉमा b cos थीटा, कॉमा 1। ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -a cos थीटा, -a cos थीटा, कॉमा -b साइन थीटा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना, इसको ओपन कर दोगे तो अपने आप जो चाहिए वो आ जाएगा शायद। ठीक है, कट पिट जाएगा कुछ। चलो मैं देख ही लेता हूँ इसको। तो अच्छा, तुमको वैसे स्टेयर मेथड पता है क्या? ये डिटरमिनेंट से अच्छा होपफुली पता होगा कि डिटरमिनेंट लिखने से अच्छा आई प्रेफर कि मैं इसको इस तरह से लिखूँ, a cos थीटा। सर ये पता नहीं। नहीं पता? चलो देख लेते, फिर नहीं पता तो फिर नई चीज कुछ देख लेते। ठीक है, ये डिटरमिनेंट तो सबको पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जनरली अगर एरिया लिखना हो तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ पहले। a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है -a साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये b cos थीटा।
नया कुछ भी नहीं है, जो तुम डिटरमिनेंट को ओपन करके लिखोगे ना, जो यहाँ पे ओपन करके आएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे लिखना है। मैंने लिख लिया a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक है। अब क्या करो, जो कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखा था उसको फिर से नीचे एक बार लिख लिया, a cos थीटा एंड कौन सा था, b sin थीटा, ठीक है। अब क्या करो कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो, यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो, देखना तुम्हें वही मिलेगा जो इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने से आता है। जो इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने से आएगा, हाँ, जो इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने से आएगा वहाँ यहीं से भी वही आएगा। देखो कहाँ कैसे आएगा, a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस करना है इसको, तो ये माइनस साइन के कारण ये हो जाएगा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू पे आ जाते, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो ये हो जाएगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस आएगा आपकी बार, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये माइनस लिखा हुआ है, तो ये सेकंड वाला लिखा मैंने, ये फर्स्ट वाला लिखा, और फिर थर्ड वाला लिख रहे, तो दैट इज माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना बचा, हाफ इंटू, ये आ जाएगा ए बी, ए बी कहाँ से आ गया, ए मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा, और यहाँ से भी सिर्फ ए बी बचेगा, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मतलब जो नॉर्मली डिटरमिनेंट को ओपन करके करते हो वैसे भी कर लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, तो आई प्रेफर दिस 2ab, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया ए बी, ठीक है। बस ध्यान रखना कि जो पहले कोऑर्डिनेट लिखा था उसी को आखिरी में लिखा जाता है। ये क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई होगा, सब जगह अप्लाई होगा, इसको बोलते हैं स्टेयर मेथड। चलो आगे बढ़ो, ये हो गए 5, 1 से लेके 5 तक। अब आ जाओ 6, 7, 8, 9, 10, इसमें किसको डाउट है, बस चैट बॉक्स में शांति से लिख दो, बाकी मैं देख लूंगा। 6, 7, 8, 9, 10, वाह, कोई भी डाउट नहीं है। 9। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, अच्छा आया डाउट। 7 पूछा किसी ने, 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 7 में लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन एज अल्फा वेरीज द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। तो ठीक है ना, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड लिखना है तो पहले तुम ए को देखो, ए कितना दे रखा है, कॉस अल्फा कॉमा, ये फिर से ये एडमिन, इसको तो मैं भगा नहीं पड़ता इसको। बी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और सी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1,10। ये क्या दे रखा है, दीज आर दी वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, और मुझे क्या बोला है कि लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कैसे लिखते हैं, सेंट्रॉइड इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो लोकस जिसका निकालना है हमें, उसको मैंने h बोल दिया, विच इज नथिंग बट दी सेंट्रॉइड। अब क्या करो, हाँ 6 भी बताना है, अभी बताऊंगा 6, अभी पहले 7 करूँ मैं, ठीक है। सेंट्रॉइड लिखना है इसका, तो सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, सो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब लोकस करने के लिए क्या करोगे, लोकस निकालने के लिए तुम करोगे कि h, यहाँ से h को लिख लोगे तुम, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि 3h इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1, और 3k इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2, ठीक है। हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब
वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि अल्फा वेरी कर रहा है, तो जब भी लोकस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो या लोकस निकालना है किसी चीज का, जो फाइनल इक्वेशन आएगा या रिलेशन आएगा एच और के में, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती जो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि अल्फा वेरी कर रहा है, तो तुम्हारे फाइनल आंसर में अल्फा तो गलती से भी नहीं आ सकता क्योंकि इट इज वेरिंग। तो क्या करेंगे फिर इसको, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो बेस्ट तरीका इसका ये है कि 3h-1 लिखा है इसको कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। और यहां से लिख लिया इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और यहां से मैं लिख लेता हूं 3k-2 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब मुझे कहां से समझ में आ रहा है कि अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, अब वो प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। अगर अपन प्रैक्टिस करते तो इजीली समझ में आएगा कि अगर मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया और उसमें इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा और यहाँ पे -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा इक्वेशन 2 में, तो वो दोनों ऐड करने से खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे जो भी करोगे यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। आई थिंक आगे कैलकुलेशन है वो हो जाएगा, गेट आंसर मैं लिख लेता हूँ अल्फा विल बी एलिमिनेटेड। अगर किसी को कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आए जो मैंने बताया तो पूछ सकते हो, और अगर किसी ने और छोटे तरीके से किया होगा या एफिशिएंटली किया होगा, उसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैंने तो और छोटा सोल्यूशन किया या एफिशिएंटली किया, तो प्लीज मेरे को भी सिखा देना, हाँ मुझे भी सिखा देना ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ। तुम तो सीखोगे, मेरे को भी सीखना है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन 7। अब कौन सा बताना है, 6th, फिर 8th। चलो क्वेश्चन नंबर 6। The point A divides the join of the point this and this in the ratio k is to n, and the coordinates of point B are respectively if the area of triangle। तो कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। पॉइंट ए डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, तो ले लिया मैंने एक लाइन सेगमेंट -5,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है 3,5। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ए, ठीक है। कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, तो अब इस तरह से एक ट्राइंगल है, तो बी कितना दे रखा है अपने को, बी दे रखा है 1,5, सी कितना दे रखा है 7,-2। सो इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे दिया इसने, कितना दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, के की वैल्यू निकालनी है। तो अब तुम देखो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये आइडिया आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते कि अपन इसको करें कैसे। सो इसको करने के लिए मुझे पता है कि मैं ए का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकता हूँ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट लिख लिया मैंने, ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3k, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 3k -5/k+1, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5k+1/k+1, ठीक है। अब क्या करो, इस ट्राइंगल का एरिया पता है तुम्हें, तो बस वही एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वही डिटरमिनेंट लिखना शुरू करो। यहाँ पे x1 x2 x3 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 5 1 माइनस, सॉरी सही लिखा ना मैंने, हाँ 7 -2 1। बस यहाँ पे ये वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आई थिंक तुम कर सकते हो, और ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड होगा, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा आगे, पूरा सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सॉल्व करने के बाद भी मेरा आंसर नहीं आया था तो बोल देना। हो गया, हाँ। अब क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, अरे बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। 8 नहीं बताना है, फिर 9 10 पूछा नहीं तुमने, आगे बढ़ो। 11 12 13 14 15 तक क्या डाउट है, अरे पूछ लो, पूछ लो, जिसको जो नहीं आया पूछ लो, ऐसा मत सोचना कि ये क्या पूछना है, जो नहीं आया वो पूछो। अच्छा तुझे नहीं आया 8, तेरे को बताना है 8, कोई बात नहीं बता देता हूँ यार, सर 9th भी। 9 भी बताना है तो लिखना, लिखता क्यों नहीं। 8 में लिखा हुआ है द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को।
तो अच्छा मतलब है तो इजी, लेकिन मैं समझ गया तुम्हें क्या दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तुम्हें ऑप्शन देख के तुम्हारा आंसर मैच नहीं किया होगा। इसका आंसर HP होना चाहिए। हाँ, C, तो ये क्या दे रखा है इसने? इसने बोल रखा है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर बोलते एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो इसको। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 2A 3A और 1, इसको लिख लिया 3B 2B और 1, फिर लिख लिया मैंने C and 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हाँ, स्लोप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि मतलब दोनों का स्लोप लिख लो और इधर से इन दोनों का स्लोप लिख लो, तो वो स्लोप इक्वल होना चाहिए। हाँ, वो वहां से भी आ जाएगा, सेम ही तरीका है। अब मैं ये लिख लिया तो मैं ये कर लेता हूँ। तो दिस इज 2A इंटू 2B माइनस C, ठीक है, प्लस 3A इंटू C माइनस 3B प्लस 1 इंटू 3BC माइनस 2BC इज इक्वल टू 0। हाँ चलेगा, स्लोप से भी किया तो नो प्रॉब्लम। हाँ मैं आगे बताता हूँ रिजल्ट, वो रिजल्ट जो आया ना उसको फिर कैसे प्रेडिक्ट करना है मैं वो बताता हूँ। रिजल्ट स्लोप से करो या एरिया से करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 4AB माइनस 2AC, बस आई गया आंसर 3AC माइनस 9AB, और यहाँ से 3BC माइनस 2BC तो 1BC हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी पहले लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये 4AB माइनस 9AB हो जाएगा माइनस 5AB, 3AC माइनस 2AC दैट इज प्लस AC, प्लस एक BC बचा हुआ है। तो यहां से लिख लिया मैंने AC प्लस BC इज इक्वल टू 5AB। ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है इन जनरल दिक्कत हो जाती है कि कैसे करें इसको। तो अब इसको क्या करो, ABC से डिवाइड कर दो। तुम अगर इसको ABC से डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, डिवाइड बाय ABC, AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/B। यहाँ पे BC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/A। यहाँ पे A भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C। अब तुम ऑप्शंस को देखोगे तो पहला ऑप्शन तो गलत, दूसरा भी गलत। इफ A C/B C/5, C ऑप्शन को देख रहा हूं मैं तो A C/5 B R in HP, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। देखो क्यों, अगर मैंने बोला तुम्हें कि X Y Z HP में है, तो अगर अपन ने HP पढ़ा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1/X प्लस 1/Z इज इक्वल टू 2/Y, ये लिखा जाता है जब XYZ HP में है। ठीक है, तो यूजिंग सेम आइडिया तुम यहाँ पे देखो अभी कि यहाँ पे मेरे को 2 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 2 को क्रिएट कर देंगे। तो इसको लिख लिया 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू, इसको लिख लेते 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेगा, और इस 5 को नीचे लिख लेते हैं। अब शायद आंसर समझ में आ गया। ठीक है, आई थिंक अब आंसर समझ में आ गया। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि A, 2C/5, B आर इन HP, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 8th। 9th आ गया बोलते हैं। चलो 9th बताना नहीं है ना किसी को अभी, 9th आ गया। अच्छा 9th बताना है क्या, ठीक है 9th को भी कर लेते हैं। तुम पर्सनल चैट मत करो यहाँ पे, ठीक है, वो मुझे मैसेजेस नहीं दिखेंगे। तुम्हें पर्सनल चैट करनी है तो तुम आपस में करते रहो, भिड़ते रहो आपस में, मैं क्या करूंगा उसमें। 9th में लिखा हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ABCD रिस्पेक्टिवली देन द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट AB एंड CD। तो आई थिंक इसमें क्या करो, AB का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो हमें करना क्या है बेसिकली, वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD। तो सबसे पहले मान लेते AB इस तरह की कुछ लाइन होगी, ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी दे रखी है, CD, राइट, द अदर लाइन इज CD। ठीक है, ना ये परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, और मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD। तो ये हो गई वो लाइन बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या है, बाइसेक्टिंग का मतलब ये है कि इट इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। मान लो इसको P, इसको Q, सो आई कैन से दैट P एंड Q
क्या बोल सकता हूं मैं, P and Q आर midpoints ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। अब पी और क्यू को निकाल सकते हो तुम, कैसे निकाल सकते हो, पी तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर टू पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखा जा सकता है, और मुझे पी क्यू का इक्वेशन चाहिए तो मैं पी के कोऑर्डिनेट लिख दूं, ए का कोऑर्डिनेट कितना है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बाई टू एंड दिस इज बी प्लस बी डैश बाई टू, और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, सी और सी डैश, सी एंड डी, तो दैट इज माइनस ए प्लस ए डैश बाई टू एंड दिस इज माइनस बी माइनस बी डैश बाई टू। नाउ यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ 10, तो किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़े 11 से लेके 15 तक, 11 12 13 14 15, सीधा 15th 15 15, बढ़िया 15 कॉमन डाउट लग रहा है अपने को, चलो कोई बात नहीं देख लेते, ठीक है। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू ए कॉमा बी विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ा तो लिखा हुआ है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है रे, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप टू है, जब स्लोप पढ़ा होगा तब बताया होगा सर ने कि स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है, वो एकदम ऐसे फैशनेबल नाम है ग्रेडियंट, ऐसे एकदम वो बड़े लोग यूज करते हैं ऐसा बोल दे उसको, जनरली स्लोप ही मिलता है लेकिन मिल जाएगा। चलो 15 पे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू ए कॉमा बी, ठीक है, विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द पॉइंट, तो मान लेते ये पॉइंट 2a कॉमा 2a है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द पॉइंट टू ए कॉमा, ठीक है चलेगा, और ए कॉमा बी से पास कर रही है लाइन, ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी से लाइन पास कर रही है तो ए कॉमा बी मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो जो लाइन्स होंगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक लाइन तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ए दे रखा है, सो वन इज वेरी इजी, y इक्वल टू ए, ठीक है। फिर मुझे दूसरी लाइन निकालनी है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, ये मान लेते वो लाइन है, ठीक है, सो यहां से इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये ए दे रखा है, ठीक है, ये, सो आई थिंक हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, तुम्हें दोनों लाइन मिल सकती है एक्चुअली, ठीक है, तो तुम क्या करो, इक्वेशन लिख लो इस लाइन का, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ, एक तो मैंने लॉजिकली ये बता दिया लेकिन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस बी इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस ए, लिखा जा सकता है, ठीक है, स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस ए, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो ये जो मैं पिंक में बना रहा हूं ना, दीज आर द रिक्वायर्ड लाइन्स लेट से, ठीक है। तो अब क्या करो कि इस पॉइंट से इसका, इस लाइन का डिस्टेंस कितना है a, तो यूज कर लेते हैं, सो a विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट टू ए कॉमा ए, तो वो लिख लिया मैंने m टाइम्स ऑफ 2a माइनस ए, देन माइनस से प्लस हो जाएगा, ये इधर लेके आया मैं, एंड माइनस y लिखा हुआ है विच इज 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। अगर थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हो गया होगा तो मुझे पूछ लो, मैं समझा देता हूँ, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम 2a कॉमा 2a, ठीक है। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें m की वैल्यू मिलेगी, और देखना एक m की वैल्यू सीधा 0 आ जाएगी,
ठीक है, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको लिख लिया a टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो ये कितना लिखा हुआ है m इंटू ए, और यहाँ पे भी तो m माइनस टू इंटू ए प्लस बी। इसको स्क्वेयरिंग कर देते दोनों साइड, तो इफ आई स्क्वेयर दिस बोथ साइड्स तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू एम माइनस टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4a² m। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना मेरी, ठीक है, कुछ गलत हो जाए तो बता देना। 4a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एम माइनस 4ab। ठीक है, तो एक तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, ये एक और ये दो, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, और यहाँ से कितना आ जाएगा m कॉमन, तो दिस इज 2ab माइनस 4a²। तो यहाँ से निकालो अभी कितना आ रहा है, दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस m इंटू, हाँ ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई, इसका कुछ आसान तरीका सोचते हैं अभी, रुको। 2a इंटू बी माइनस 2a इंटू एम। अच्छा, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू बी माइनस 2a इक्वल टू एम। कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। आई थिंक ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई, लेट मी थिंक, एक मिनट रुक जाओ। इससे आगे चेक करो कितना आ रहा है, तब तक आई एम थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तब तक कोई कैलकुलेट करके देख सकता है कितना आएगा, मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है सामने। हाँ कॉमन तो आ जाएगा, वो मैं नहीं, 2a माइनस बी कहाँ से कैंसिल कर ले रहे, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये ए स्क्वायर पंगा करेगा ना जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ऐसा डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। चलो, तो अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो दिस इज a प्लस 2a माइनस बी इंटू a माइनस 2a प्लस बी। दिस इज इक्वल टू 2a इंटू बी माइनस 2a। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये m कहाँ से इतना बड़ा सा आने लग गया। चलो एनीवेज 3a माइनस बी इंटू ये कितना आया है b माइनस a इज इक्वल टू 2a इंटू बी माइनस 2a। मैंने कहीं कैलकुलेशन, हाँ वैल्यूज डाल के किया तो आ जाएगा रे, बट प्रोसेस तो पता होना चाहिए। m इज इक्वल टू 3a माइनस बी इंटू बी माइनस ए अपॉन 2a इंटू बी माइनस 2a। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, एक मिनट, मैंने कुछ
अगर गड़बड़ करी होगी तो पता चल जाएगा, मिस्टेक अगर करी होगी तो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। 2a, ये b माइनस 2a, नो इश्यूज। हाँ सही है ना। फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, एक मिनट। 2ab इंटू एम माइनस 4ab, नो इश्यूज। यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसल, 4a स्क्वायर, ठीक है, 2ab फाइन। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई है, लेट मी सी। इसको y इक्वल टू ए लाइन तो समझ में आ रही है, दी सेकेंड लाइन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, उसका स्लोप आना चाहिए, ए बी कट कुट काट के कुछ आ जाना चाहिए था, विच इज द इशू। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैंने पक्के से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ होनी चाहिए, क्योंकि तुम देखो कि उसने ऑप्शंस में बी कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में पक्के से। हाँ नहीं, मेथड सही है, मेथड में कोई भी दिक्कत नहीं है, मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी देखो तुमको आंसर लिखा के दिखाता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी है ना, जो उसने पॉइंट दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू ए कॉमा बी, तो ये ए कॉमा बी की जगह उसको लिखना है ए कॉमा जीरो, ठीक है। वो पॉइंट ए कॉमा जीरो है, तुम देखो अभी ए कॉमा जीरो लूंगा ना तो अपने आप आंसर आएगा 100%। तो अगर मैंने पॉइंट को ये 2a कॉमा ए दे रखा है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो a कॉमा बी की जगह a कॉमा जीरो होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि b पैरामीटर उसका दिख ही नहीं रहा है फाइनल आंसर में, मतलब ऑप्शंस में, तो इसका मतलब वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर अब मैं लिखूंगा इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अभी आ जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू वाई माइनस जीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस लिखोगे a इज इक्वल टू, तो यहां से बहुत इजीली हो जाएगा, दिस इज एम एक्स, सॉरी m इंटू 2a माइनस ए माइनस 2a। देख लेते हैं ना अभी कितना आंसर आएगा, एम स्क्वायर प्लस वन, मुझे आंसर पता नहीं है, मैं ऑप्शन को देख के बता रहा हूँ। सो दिस इज ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग किया तो 2a माइनस ए तो a हो गया, सो दैट इज ए स्क्वायर इंटू एम माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, देन माइनस 4a स्क्वायर इंटू एम प्लस 4a स्क्वायर, तो ये उड़ गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर एम इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, m इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब m इक्वल टू 3/4 को तुम देखोगे तो यू शुड गेट द आंसर, इसमें m स्क्वायर, हाँ m स्क्वायर पक्के से, एक मिनट, कैंसल हुआ ना, एक्चुअली यहाँ पे m इक्वल टू 0 भी आना चाहिए था,
सो a माइनस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मिस प्रिंटिंग है, इट शुड बी a कॉमा 0, वो तो पक्के से क्लियर है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये m स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसमें मुझे फिर से कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। ओ कहाँ से आया 0 और 4/3? हाँ क्वेश्चन गलत है, मुझे पता है क्वेश्चन गलत है, मैं वही सही कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं सही कर रहा हूँ। ये क्या है, डॉट 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 नाम लिख के कौन एंटर करता है क्लास में? आई एम क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को सही करना ही तो अभी चैलेंज है मेरे लिए। देखो अब क्या करते हैं, एक इटरेशन और, अब मैं बोल देता हूँ कि जो सही पॉइंट होना चाहिए दैट शुड बी 0 कॉमा ए। अब 0 कॉमा ए लेके देख लेते हैं, बी तो 100% नहीं है, तो अभी मैंने a कॉमा 0 से लिया, अभी मैं 0 कॉमा ए से ले लेता हूँ, तो दिस इज y माइनस ए इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो a इज इक्वल टू m की mx की जगह आ जाएगा 2am, ठीक है, देन प्लस a एंड माइनस 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, आई थिंक अब आंसर आएगा सही से। दिस इज a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 2am माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिखा जा सकता है, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, तो a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर उड़ गया, बचा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1। अब दिख रहा है तुमको, आंसर आ गया, ये प्लस वन कैंसिल, तो दिस इज नाउ 3m स्क्वायर इज इक्वल टू, या 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक m कॉमन आ गया, तो 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब देखो इक्वेशन हो जाएगी, क्या लिखी थी हमने इक्वेशन, y माइनस ए इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इक्वेशन थी हमारी, अगर m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन वुड बी y इक्वल टू ए और y इक्वल टू 4/3x प्लस a, तो दिस इज 3y माइनस 4x इक्वल टू 3a, दिस शुड बी द आंसर, या इसको दूसरी तरह से लिख लो 4x माइनस 3y प्लस 3a इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन को मैच करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आंसर सही आ जाना चाहिए, कोई तो भी एक बार चेक कर लो, वेरीफाई पीछे से, ये 2 लाइंस होनी चाहिए, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो जो गिवन पॉइंट था, हाँ करेक्ट है ना अभी, वेरी गुड। तो अब जो गिवन पॉइंट था दैट वाज 0 कॉमा ए, वो a कॉमा भी वहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आंसर सही गलत तो हमने कर लिया चेक, मैंने इसलिए टाइम भी बता कर दिया, लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ फिर से रिपीट करूँ क्या, देख क्या हुआ कि मुझे उसने बोल रखा है कि, देख फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिगर पे ध्यान देना, अभी एक पॉइंट है 2a कॉमा ए, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इक्वेशंस ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू 0 कॉमा ए, तो इस 0 कॉमा ए से इनफाइनाइट लाइंस पास होंगी, करेक्ट है, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास होती। अब मुझे उन लाइंस का इक्वेशन चाहिए जो मान लेते हैं कि यहां से इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे, तो ये मान लेते हैं 2 लाइंस होंगी, अब मुझे नहीं पता 2 लाइंस होंगी, मैंने ऐसे आंसर आने के बाद बोल दिया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है और यहां से इस लाइन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दे रखा है, तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 0 कॉमा ए से, उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y माइनस ए इक्वल टू एम एक्स, वेर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन,
ठीक है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। फिर मैंने क्या किया कि इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना गिवन है, a के बराबर है, और आगे तो कैलकुलेशन है। समझ गया अभी? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन गलत था इसलिए अपने को थोड़ा टाइम लग गया, नो वरीज। आगे बढ़ो, अभी क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। अभी 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20 बताओ। 16 को भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 को भी अभी उड़ा देते। अरे सारे पूछ लिए तुमने, 16, 17, 18, 19, 20, एक भी नहीं छोड़ा। वाह, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। 16 में क्या लिखा हुआ, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, बट समझने की जरूरत है। सबसे पहले, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, तो जो दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है वो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसको मैंने बोल दिया L1, इसको मैंने बोल दिया L2, और मैंने यहां से चुपचाप से लिख लिया कि L1 की इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन क्या है, L2 इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अ लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, तो मान लेते जो लाइन हमें चाहिए वो ये पिंक में बना दी। उसने क्या बोला है कि ये लाइन इस तरह से कि इसका जो सेगमेंट है इन बिटवीन दीज टू लाइंस L1 एंड L2, ये क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1, 2। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट है ना, वो ये मान लेते A पॉइंट है और ये मान लिया मैंने B पॉइंट है। तो ये जो ए बी पॉइंट है, दिस इज, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, दिस इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1, 5। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि ये सिचुएशन है। अब मुझे निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। तो अब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो लाइन का स्लोप और एक पॉइंट, या तो दो पॉइंट। अब तुम फिगर को देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, तो अब मैं किसी तरह से या तो ए पॉइंट को निकाल लूं या तो बी पॉइंट को निकाल लूं, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से, हाँ अब इसमें ए या बी को निकालने जाऊं मैं, तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैंने a को कुछ x1, y1 अज्यूम कर लिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते, मुझे पता है कि a लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अरे म्यूट कर, कौन है ये, म्यूट कर प्लीज। हाँ, मुझे पता है a लाइज ऑन L1, है ना। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ देयरफॉर लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या कर लेते, हम बोल देते कि y कोऑर्डिनेट को हम t ले लेते, या एक काम करो x कोऑर्डिनेट को मैं t ले लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट इज t। तो यहां से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5t माइनस 4। देखो ये समझ में आया क्या, ठीक है। मैंने क्या किया, x कोऑर्डिनेट को t बोल दिया, तो y कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन से तुम्हें दिख रहा है कि वो 5t माइनस 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी कि मैं इसको x1 y1 बोलूँ, इसको x2 y2 बोलूँ, तो ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे। आई नीड टू सिंप्लीफाई दी वेरिएबल्स जितने कम होंगे। ठीक है, अब मैं b का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकालूंगा b का कोऑर्डिनेट, देखो t माइनस 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये a का कोऑर्डिनेट, ये 1,5 एंड दिस इज b कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा कि ये 1,5 इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से लिख लिया, या तो कोई अगर थोड़ा डायरेक्ट एक्सटर्नल डिवीजन से लिख पाए तो बहुत बढ़िया, या तो चलो नॉर्मल तरीके से करते। तो b का कोऑर्डिनेट मान लेते कुछ h, k, तो h प्लस टी बाई 2 और k प्लस 5t माइनस 4 बाय 2, ये आ जाएगा 1,5 की वैल्यू। ठीक है, आई थिंक मैं इतना लेंदी करने से अच्छा इसको और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, तुम्हें चाहिए b का कोऑर्डिनेट, देखो b किस तरह का पॉइंट है,
बी इज सच अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, इसको सी पॉइंट बोल दिया। ए सी एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो क्यू एच कॉमा के लिखे, फिर एच को टी में लिखे, डायरेक्टली बी का लिखते हैं, है ना। ये एग्जाम के लिए पढ़ना है तो करना पड़ेगा। अब देखो इसको लिख लिया 2:1, ठीक है, 2:1, और ये मैंने लिख लिया 1 × t माइनस 1 × t डिवाइडेड बाय 2 - 1, ठीक है। और ये t आ गया, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 × 5 माइनस 1 × 5t - 4 डिवाइडेड बाय 2 - 1। कुछ मन के एज, हाँ बी का कोऑर्डिनेट कुछ मान के अभी कर रहे थे ना, तो वैसे ही कर लो। चलो तुमको वैसे ही चाहिए क्या, कर लेता हूँ यार, फिर एक्सटर्नल डिवीजन में कंफ्यूज हो जाओगे। जो लोग थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं वो इस तरह से करे, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। मैं छोड़ देता हूँ ये, मैं भी दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था बट कुछ लोग के लिए ज़्यादा हो जाए वो, तो ये यहाँ से लिख लेते हैं अपन। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, और इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से लिख सकते हैं t+h/2 एंड दिस इज 5t - 4 + k/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 = t+h, और यहाँ से आ जाएगा 10 = 5t - 4 + k, ठीक है। अब देखो यहाँ से h कितना आ गया 2 - t, और यहाँ से k कितना आ गया k = 14 - 5t, है ना। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कि अगर मैंने h और k लिख लिया यहाँ पे, अब h और k किसके कोऑर्डिनेट है, b के कोऑर्डिनेट है। अब b किस लाइन पे लाई कर रहा है, b इज लाइंग ऑन L2, तो वो L2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 - t, 14 - 5t, ठीक है, एंड b लाइज ऑन L2। तो अगर b L2 पे लाई कर रहा है तो L2 की इक्वेशन कितनी है 3x + 4y - 4, तो 3x + 4y - 4 = 0, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन बट इसी तरह से होगा। 2 - t + 4 × 14 - 5t - 4 = 0, तो दिस इज 6 - 3t + 14 4 = 56, 20t, और यहाँ से 4, तो 20 और 3 23t, और यहाँ से कितना आ रहा है 52 और 6, 52 और 6 कितना आ रहा है 58। अच्छी वैल्यूज नहीं आई तो t = 58/23, ठीक है। ये t आ गया। निकालना क्या था, हाँ अब a का कोऑर्डिनेट निकाल लो या b का कोऑर्डिनेट निकाल लो। आई थिंक a का कोऑर्डिनेट निकालना ज्यादा आसान है, तो a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 58/23, कॉमा कितना था 5t - 4, तो दिस इज 5 × 58/23 - 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब तुम देखोगे तो तुम्हें c पॉइंट पता है और a पॉइंट तुमने अभी कैलकुलेट कर लिया, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है ये पिंक वाले लाइन की, ठीक है। सो गेट इक्वेशन ऑफ AC विच इज द आंसर, ठीक है। आगे कर लोगे ना, आई थिंक हो जाएगा। अभी फिर से मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर, डन। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछे मेरे से। इसने क्या लिखा है, सर मैंने पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से 2 इक्वेशन निकाली और वहाँ लाइन को सेटिस्फाई करके इक्वेशन में पुट किया, चलेगा। तूने ज़्यादा वेरिएबल अज्यूम किए होंगे, है ना। मैंने वही बोला स्टार्ट करते समय क्वेश्चन को कि जितने ज़्यादा वेरिएबल अज्यूम करोगे उतनी ज़्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सोचते रहना पड़ेगा। तो ट्राई करना चाहिए कि जितने कम वेरिएबल हो जाए। मैं तो एक ही वेरिएबल से काम चला रहा था। ये भी h, के इसलिए लिखा ताकि तुमको समझ में आए, नहीं तो मैं b के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली t के टर्म्स में एक्सटर्नल डिवीजन से लिख लेता। कैलकुलेशन का कोई उपाय नहीं है। हाँ, उपाय है ना, जेई के लिए पढ़ना छोड़ दो, सीईटी के लिए पढ़ो। सीईटी में भी थोड़ी कैलकुलेशन होगी, वही उपाय है और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा रिपीट करूं,
नहीं, कैलकुलेशन का उपाय यही है ना कि एक वेरिएबल मान के करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, किसी ने बोला सर फिर से समझाओ। देखो ये L1 लाइन है जो गिवन है, ये L2 लाइन है जो गिवन है। वो हमसे ये बोल रहा है कि तुम इस लाइन का इक्वेशन निकालो जो जिस लाइन का जो सेगमेंट होगा इन दो लाइन के बीच में, मतलब ये सेगमेंट P और Q या A और B, वो क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट। तो ये पॉइंट C आ गया 1,5 विच इज द बाइसेक्टिंग पॉइंट या मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इस पिंक वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा ऐसे बोल दिया कि ये ईगो हट हो गया क्या तेरा। अरे ईगो हट मत कर यार, जब तू पढ़ रहा है तभी तो तू यहाँ पे है, इतना ईगो हट मत किया कर। चल, तो अब ये है मिड पॉइंट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि L1 की इक्वेशन को देखते हुए मैंने A का कोऑर्डिनेट मान लिया t, 5t-4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे कम वेरिएबल चाहिए थे। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, B का कोऑर्डिनेट निकाल लिया t के टर्म्स में, और फिर t की वैल्यू निकालने के लिए मैंने B को L2 की इक्वेशन में पुट कर दिया। और फिर आई थिंक आगे समझ में आ जाएगा, अब इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना ये। ठीक है, कैलकुलेशन का देयर इज नो ऑप्शन, मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा लेंदी है, बाकी इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। चलो आगे बढ़े। हाँ, t को x इक्वल टू टी पैरामीटर मान लिया, वो पैरामीट्रिक पॉइंट में, पैरामीट्रिक पॉइंट की तरह से समझ सकते हो उसको तुम। हाँ पैरामीटर माना है, सही बोला है। चलो आगे बढ़े क्या, अरे कुछ लोग तो भाग गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कौन से क्वेश्चन थे, अभी बहुत ऊपर चले गया। 17 भी बताना है ना, किसी ने 17 भी लिखा था, कहाँ गया 17। हाँ 17, 18, 19 सभी बताने हैं मेरे को तो। ज्यादा हो गया, किसको ज्यादा हो गया, तुम्हें ज्यादा हो गया लगता है मेरे को। चलो 17 पे आ जाए। 17 में लिखा हुआ है the equation of line through the point of intersection of the lines and whose distance from the point 3,2 is 7/5। अरे ये तो बहुत इजी है यार, इसको फैमिली ऑफ लाइन से करो ना। फैमिली ऑफ लाइन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, आई थिंक फैमिली ऑफ लाइन से जल्दी से हो जाएगा। नहीं होंगे तो कल कर लेंगे यार, उसमें क्या है, कल कर लेंगे, परसों करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आज ही खत्म करना है, वो तो डिपेंड करता है ना तुम कितने क्वेश्चन पूछते हो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने लिख रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो L1 मान लिया x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 विच इज 2x माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, अरे जितने होंगे उतने करेंगे, बाकी कल करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस फ्रॉम 3,2 दे रखा है 7/5 के इक्वल। सो देयरफॉर अभी इसमें अगर लैम्डा पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 7/5 इज इक्वल टू, चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। तो दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस लाइन का 3,2 से डिस्टेंस कितना दे रखा है 7/5। तो मैंने लाइन की इक्वेशन में 2 लैम्डा डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट लिख लिया लाइन का, तो दिस इज 3, देन माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू वाई कितना है 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज टू बी सॉल्व। ठीक है, सॉल्व टू गेट लैम्डा। तुम्हें दिख रहा है कि लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी, दो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की, जो दो वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ पे जाके पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हुआ फैमिली ऑफ लाइन से सोचने का तरीका। दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। अगर किसी ने फैमिली ऑफ लाइन्स नहीं सोचा
तो फैमिली ऑफ लाइंस का फायदा क्या हो जाता है कि थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है, ठीक है, इसीलिए फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा है। फैमिली ऑफ लाइंस में ऐसा कुछ डिफरेंट तो है नहीं बहुत। अब उसने क्या दे रखा है कि ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेरी लाइन पास हो रही है, और इस लाइन का इस पॉइंट से 3,2 से डिस्टेंस कितना है 7/5। तो तुम क्या करो कि इस लाइन, ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूँ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आएगा पॉइंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y तो 3 आ गया, और x कितना आएगा, x आ जाएगा y माइनस 1 तो 2, तो ये पॉइंट आ गया 2,3, ठीक है 2,3, बहुत बढ़िया। अब 2,3 पॉइंट आ गया, तो जो इक्वेशन है ना उसकी, जो लाइन की इक्वेशन चाहिए उसका मान लिया मैंने इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो इक्वेशन इज y इक्वल टू mx माइनस 2m प्लस 3। अब क्या करो, 3,2 से 7/5 का डिस्टेंस लिखना है, तो 7/5 इज इक्वल टू 3m माइनस 2m प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके m निकाल लो, सॉल्व टू गेट m। यहां पे भी दिख रहा है तुम्हें m में क्वाड्रेटिक बनेगी, m में क्वाड्रेटिक बनेगी तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 17। अब आ जाते हैं 18 पे। 18 में क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट 2a sec थीटा एंड 2a cosec थीटा ऑन द एक्सिस। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, तो बहुत इजी है रे, इतना तो आना चाहिए अपने को, अगर इतना ना आए तो कैसे होगा। चलो ये लाइन है, उसने बोल रखा है कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2a sec थीटा, तो ये दे रखा है 2a sec थीटा, है ना, कॉमा 0। मैंने जानबूझ के फिगर बनाया है क्योंकि अब तुमने क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हें शायद विजुअलाइज ही नहीं हुआ क्या है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन 2a sec थीटा प्लस y अपॉन 2a cosec थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये लिख लिया मैंने x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 2a, यह आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन है। चलो फिर तुमने 19 भी पूछा है, 19 में क्या लिखा हुआ है, if the equation this and this represents the same straight line then, again a very easy question, जब भी लाइंस आइडेंटिकल हो ना तो रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स को लिख लो। तो y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिख लेते हैं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी लाइन कौन सी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0, तो ये है 1 और ये है 2, तो 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, है ना, ये 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम लाइन है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ m अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स वुड बी इक्वल, तो m अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन माइनस p। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दो, है ना, यहां से साइन निकाल लो, साइन कितना आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू p बाय सी, और कॉस अल्फा कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी एम अपॉन सी। अब कर लो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर कौन सा क्वेश्चन 20 भी पूछा था ना तुमने, क्वेश्चन नंबर 20। किसी ने लिखा था 20 में क्या लिखा हुआ है,
the equation of the straight line joining the point a comma b to the point of intersection of the lines. तो ये भी इजी है, equation of straight line joining the point a comma b to the point of intersection. तो अगेन प्रेफर करो कि फैमिली ऑफ लाइन से कर सको, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया है मैंने, मैं बता देता हूँ। ये L1 है, ये L2 है। जो लाइन है वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और दूसरा एक पॉइंट दे रखा है a कॉमा बी, इससे भी पास हो रही है। तो L1 कॉमा L2 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखा है मैंने, इसको तुम पास करा दो passes through a कॉमा बी, ठीक है, एंड गेट लैम्बडा, यहां से लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली आंसर आ जाएगा, जो भी लैम्बडा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। या तो फिर वही तरीका जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, क्या करो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और फिर 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लो। मेथड 2 कैन बी, लिख देता हूं मैं, मेथड 2 यूज 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। खत्म, 20 भी कर दिया हमने। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। 21 में y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ किया है तूने? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाए तो मुझे बोल देना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही सारा डिस्कशन होना चाहिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब तक सारे डाउट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। बस ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम फिर भी बैठे हो क्योंकि मैंने बोल रखा है। ऐसा मत करना, कम से कम 1.5 घंटा तो होना चाहिए। चलो, 21 में लिखा है द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन। तो आई थिंक देखो, एक चीज मैं डायरेक्टली क्या, मुझे क्या पता है देखना, तुम्हें तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? कोई मुझे हाँ ना बोल दे। कुछ भी नहीं, नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, बताता हूँ अभी। तुमने ये फॉर्मूला नहीं देखा होगा, बट तुमने इस तरह की चीज पढ़ी होगी, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा अलग फॉर्म में पढ़ा है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ा है बट तुम्हें वो फॉर्म नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं अपन, तो फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि मुझे एक लाइन पता है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया m, ठीक है, और मैंने बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन। तो ये दो लाइंस हो सकती है वो, इक्वली इंक्लिनेशन बोलने का मतलब क्या, कि इस साइड में थीटा बन सकता है या इस साइड में थीटा बन सकता है, सही बात है। थीटा की जगह इसको अल्फा करो, ठीक है, बेटर है इसको अल्फा करो, ठीक है। सो जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली inclined, equally inclined to a given line, to a given line, ठीक है, to a given line जिसका स्लोप m है, स्लोप इक्वल टू m, ठीक है। देखो फिगर को देखोगे तो दिस इज द गिवन लाइन, ठीक है, एंड दीज आर द टू रिक्वायर्ड लाइंस। दो लाइंस पॉसिबल होंगी, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस स्लोप को कैसे लिखा जा सकता है, दिस स्लोप इज रिटन एज m प्लस माइनस टेन अल्फा। तो तुम्हें अल्फा समझ में आ रहा है कि इक्वल इंक्लिनेशन जो है वो अल्फा है, और m क्या है, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ टेन अल्फा, ठीक है। तुमने थोड़ा अलग फॉर्म में पढ़ा होगा बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तुम वो भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसने इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन। तो अब तुम क्वेश्चन से रिलेट करो इसको। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हें ये एक लाइन गिवन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस वाई रूट थ्री प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन का स्लोप बताओ। तो कोई भी बताएगा, तो बच्चा बच्चा बता सकता है यहाँ पे, -1/√3। सही बात, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो बहुत इजी हो गया। कैसे, क्योंकि पॉइंट पता है, तो अगर मैंने अभी लाइन का स्लोप निकाल लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो लाइन होगी वो इस तरह से हो सकती है, दो लाइंस पॉसिबल है, ये अल्फा और ये अल्फा विच इज 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर इस फॉर्मूले का यूज करके स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m। तो m इज नथिंग बट -1/√3 प्लस माइनस tan अल्फा की वैल्यू tan 60 डिग्री √3 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan अल्फा, तो ये -1/√3 और ये इंटू √3। तो अभी तुम्हारा स्लोप जो है ना, जिसका कुछ अलग आंसर आ रहा था वो भी समझ जाओगे। तो स्लोप कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, -1 प्लस माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा √3 माइनस प्लस, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो -√3, ठीक है। तो जो दो स्लोप्स आ रहे हैं, एक को मैंने m1 बोल दिया विच इज -1 प्लस 3 अपॉन √3 माइनस ऑफ -√3, और दूसरा जो स्लोप आ रहा है m2 दैट इज इक्वल टू -1 -3 अपॉन √3 और प्लस एंड -√3, ठीक है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 2√3, और यहाँ से तुम देखो m2 कितना आया, m2 में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है, -4 अपॉन 0 विच इम्प्लाइज m2 इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, लाइन इज वर्टिकल, वर्टिकल लाइन आ गई, और ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन इज x इक्वल टू 0। हाँ, अब क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx विच इज 1/√3 इंटू एक्स, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, और यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, ये मेरे आंसर आ गए। हाँ चलो, अब क्या था क्वेश्चन नंबर, अरे 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 आगे चलेगी क्या, 24 25, ठीक है, 24 25 पे आ जाते हैं। होपफुली तुमको समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 25, 24 में क्या दे रखा है, द लाइन पासिंग थ्रू -1 π/2 एंड परपेंडिकुलर टू। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये क्या दे रखा है, √3 sin थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/r। तो ये उस फॉर्म में दे रखा है, व्हाट डू यू से, r और थीटा वाले फॉर्म में। कोई बात नहीं, तो हमें क्या चाहिए, लाइन पासिंग थ्रू -1 एंड π/2, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन तुम लिख सकते हो, दैट लाइन वुड बी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू सम k अपॉन r, है ना। ये कहाँ से लिख लिया मैंने, इस तरह से लिखा, अगर मेरे पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू या इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस लाइन को परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू के। तो बस इसी को देख के ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख लिया। अब के कहाँ से आएगा, तुम्हें दे रखा है ना आर कॉमा थीटा, तो तुम्हें पता है कि दिस पासेस थ्रू -1 π/2, तो -1 और π/2 से पास करा दो इसको, तो 2 इंटू साइन π/2 इज 1 माइनस √3 इंटू कॉस π/2 इज 0, के अपॉन आर की वैल्यू -1। तो यहाँ से k कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू माइनस के, तो k आ गया -2।
तो -2 आ गया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो दिस इज 2 sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू -2/r। ठीक है, आई थिंक आंसर आ जाएगा अभी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज √3r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा इक्वल टू 2। दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए होना चाहिए सही आंसर। क्लियर? तो दिस इज 24, ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। अब आ जाते हैं 25th पे। 25th में क्या लिखा हुआ है? वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर is along the line and one of its vertices is the equation of the sides of the square passing through this vertex. Okay. हाँ, वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अलोंग द लाइन, कोई बात नहीं है, तो ये लिख लिया अपन ने, स्क्वायर दिख नहीं रहा है, मान लिया। ठीक है, ये डायगोनल मान लेते हैं, गिवन है मुझे 8x माइनस 15y इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज 1,2। तो एक वर्टेक्स 1,2 बोला उसने, तो क्या वो वर्टेक्स इस लाइन पे लाई कर रहा है? 8 माइनस 30 तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा, वो या तो बी होगा या तो डी होगा, मैंने बी मान लिया। ठीक है, देन द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स, मतलब मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? टू फाइंड जो है दैट इज ए बी एंड बी सी का इक्वेशन। ठीक है, देखो अभी दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो क्योंकि लाइन का इक्वेशन पता है मुझे, ठीक है, ओके, तो या ये एंगल 45 डिग्री है सिंस इट इज अ स्क्वायर एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है, तो वही यूज कर लो अभी जो लॉजिक यूज किया था। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो AC लाइन है उससे ये 45 डिग्री पे एंड दिस इज आल्सो एट 45 डिग्री, तो तुम्हें इसका स्लोप और इसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB and AD that is equal to m times of plus minus tan 45 डिग्री अपॉन, है ना, अपॉन 1 माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्री। आगे कर लोगे, और m की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 8/15, यहां से दिख रहा है तुम्हें m की वैल्यू, है ना, और आगे तुम इसमें से स्लोप निकाल लो, स्लोप आ जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, ठीक है, गेट राइट, अच्छा ये लिख लेता हूं मैं, ए बी मान लेते ये m1 m2 की वैल्यू है। ठीक है, जो भी आएगा, तो गेट इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, चलो आगे हो गया 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसमें कहाँ अपन फंस चुके हैं वो बताया जाए। भाग गए क्या लोग? धीरे धीरे करके जा रहे हैं, करके नहीं आए होंगे या तो फिर बोर हो गए होंगे। 27 एंड 28, ओके, 27 को देखे अभी। 27 है ना, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज वही के वही पूछ लेना मुझे। 27, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा इतना टाइम, आई डोंट वांट कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑन विच द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन makes 30 degree with x-axis and which forms a triangle of area 50/√3। ओके, तो सबसे पहले है ना, इसमें तुम फिगर बना लो। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी दे रखी है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ के अपने को ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द x-axis। ठीक है, तो ये लाइन है, इस पे अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालू
तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, एंड इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल विद द एक्स एक्सेस, मतलब ये दोनों एक्सेस के साथ। तो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 50/√3। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, मुझे क्या चाहिए? इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, अच्छा दो लाइन हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि देयर आर टू लाइंस पॉसिबल। कैसे टू लाइंस पॉसिबल है अभी देखो बताता हूं। हाँ ठीक है, देखो अब हमें जो दो लाइंस चाहिए ना वो अपने आप आ जाएगी। हम तो सीधा साधा ये निकाल लेते हैं, क्या चाहिए हमें? एरिया दे रखा है ना, तो ये 30 है, तो दिस इज हाउ मच? 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करो कि ए का कोऑर्डिनेट कुछ मान लो। 30 डिग्री एंगल दे रखा है और एरिया दे रखा है, तो आई एम थिंकिंग कि इसको हम मिनिमम एफर्ट के साथ किस तरह से करें? मिनिमम एफर्ट के साथ कैसे करें? कोई बात नहीं, इस परपेंडिकुलर एम बोल दिया, इसको पी बोल दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 50/√3, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू पी इंटू ये डिस्टेंस ए बी। ठीक है, इसका मॉडुलस। बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे को यहाँ से P मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाएंगे। ठीक है, अब ए बी को P के टर्म्स में कैसे लिखा जाए वो भी आ जाएगा। कैसे? तुम्हें ये ट्रायंगल ओ एम ए में चले जाओ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या मुझे ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब मुझे ओ ए चाहिए। तो P पता है मुझे, तो मैं किसका यूज करूं? सोचो, अगर मैंने लिख दिया cos 30, ठीक है, cos 30 कितना होगा? P अपॉन ओ ए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओ ए कितना आ गया यहाँ से? P अपॉन cos 30, और cos 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में चले जाऊँ ओ बी एम में, ठीक है, मैं मिनिमम एफर्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली समझ में आ रहा है तुम्हारे। अब मैं इसको लिखूं cos 30 को, नहीं cos 30 लिखने का कोई फायदा नहीं है, हम लिख लेते हैं sin 30 यहाँ पे। तो sin 30 लिखा जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी P अपॉन ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से ओ बी कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू P अपॉन साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 2P। ठीक है, तो आई थिंक अब ए बी का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज 50/√3 is equal to 1/2 into P into AB, and AB is under root of 2P/√3 का होल स्क्वायर, 2P/√3 का होल स्क्वायर, प्लस OB का स्क्वायर। OB कितना है? 2P होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व टू गेट P। P आ जाएगा। अब जैसे तुम्हारे पास P आएगा, ठीक है, तुम क्या करोगे? यू कैन राइट द इक्वेशन। कैसे लिख सकते हो इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो, x cos अल्फा या cos 30 डिग्री लिख लेता हूं, प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P। फाइन, तो यहां से जो भी P की वैल्यू आएगी वो यहां पे सब्सटीट्यूट करो, तो दिस इज द आंसर। देखो भाई, समझ में आया क्या? नहीं तो पूछा जाए। ज़्यादा वेरिएबल मैंने अज्यूम नहीं किए हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता क्वेश्चन। वेरी गुड, है ना। हाँ, वो पूरा तुम सॉल्व करके देखना और आंसर को वेरीफाई करना, और अगर नहीं आए तो फिर मुझे बता देना, मैं
देख लूंगा, ऐसे ऐसा होगा नहीं। जब तक तुम मिस्टेक ना करो तो तुम्हारे आंसर सही आएंगे। हाँ 28 ना, कौन सा पूछा था तुमने? 27, 28। 28 को देखेंगे तो क्या लिखा है? The base of BC of a triangle ABC is bisected at the point। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। ये बना लिया ट्रायंगल ए बी और ये सी। सो बेस BC ऑफ ट्रायंगल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। बाइसेक्टेड का मतलब क्या हुआ? दिस इज मिड पॉइंट है ना, P कॉमा Q, दिस इज मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट ऑफ BC। बाइसेक्ट का मतलब तो यही हुआ। एंड द इक्वेशंस टू द साइड्स AB एंड AC आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, AB का इक्वेशन px प्लस qy इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन कितना है? qx प्लस py इक्वल टू 1। देन द इक्वेशन टू द मीडियन थ्रू A। ठीक है, तो मीडियन जो होगा दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू जॉइन पॉइंट D, है ना। मीडियन तो D पे ही ज्वाइन होगा, बिकॉज मीडियन वो लाइन होती है विच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ AD चाहिए तो D पॉइंट ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया। इसको मैं फिर से फैमिली ऑफ लाइन से कर लेता हूँ ना। फैमिली ऑफ लाइन से कैसे? अगर इसको मैंने L1 बोल दिया, दिस इज लेट से L2, तो इफ आई से कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड AC, दैट इज L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। और ये किससे पास हो रही है? मुझे लैम्बडा की वो वैल्यू चाहिए ताकि मुझे AD मिले, तो AD के लिए मैं इसको P से पास करवा देता हूं। सो passes through D, passes through D। so from here get lambda। यहां से लैम्बडा आ जाए तो लैम्बडा को यहां पे बैक सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर आ जाए। कोई दिक्कत? आई थिंक कर लोगे आगे, है ना। इजीएस्ट पॉसिबल तरीका मुझे यही दिख रहा है सर। बस खत्म, पेशेंस, पेशेंस खत्म अपना। कोई बात नहीं, तो 30 तक सारे डाउट क्लियर हो गए ना? अभी 30 तक कुछ होगा तो पूछ लो एक बार। हाँ कोई बात नहीं, मैं शांत बैठ जाता हूँ, अभी नहीं करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और 30 बताना है? बताता हूँ बताता हूँ। फैक्टराइज नहीं हुआ। अच्छा पॉइंट से किया क्या? तो कोई बात नहीं, अब जो सोल्यूशन किया होगा ना तुमने वो मुझे भेज देना। जहां कुछ गड़बड़ होगी या कुछ होगा मैं उसको देख के बता दूंगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 बताना है ना। मुझे फोटो सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, मैं देख के बता दूंगा। फॉर्मूला मेथड, ये फॉर्मूला मेथड पता नहीं क्या होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक तुमने पढ़ा होगा तो तुम बता दो मुझे फॉर्मूला मेथड क्या होता है। 30 में लिखा है दी एंगल बिटवीन दी लाइंस इज, अरे ये m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2 कर लो खुद ही। अच्छा वैसे इसको उस तरह से करने की भी जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है लाइन, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से दिख रहा है तुम्हें लाइंस क्या है। एक है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 3, तो वो इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है। और दूसरी क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाए तो फिर अच्छी बात और क्या हो सकती है, पेन ना चलाना पड़े। दूसरी लाइन 60 डिग्री की दिख रही है ना, तो वो जो लाइन होगी मान लेते इस तरह से होगी। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री। अब तुम इन 30 और 60 का यूज करके ये सोचना कि ये एंगल कैसे निकले, ये वाला एंगल। नहीं तो फिर अपना तरीका है m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कहाँ जरूरत पड़ी रे? अच्छा उसने फैक्टराइज नहीं हुआ ये पूछा ना, तो कुछ और समझ लिया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो आई थिंक तुम इसको सोच लेना, ये एंगल कितना है,
चलो देख लेते अभी। 30 ये 60 हो जाएगा और यहाँ से ये एंगल है ना, आई थिंक आंसर आ जाएगा। ये 60 है तो ये कितना है, ये 60 तो दिस इज 30 तो ये भी 60, ठीक है ये 30 है, सॉरी दिस इज 60 तो ये आ जाएगा 120 और ये आ गया 30 तो 30 डिग्री आ गया आंसर भाई। 30 इज द आंसर। एक ही मिनट में सॉल्व हो गया तो ठीक है। चलो जिनको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ। m1 माइनस एम टू इक्वल अपॉन 1 प्लस m1 m2 से कर सकते हो, बट ये ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, जो फर्स्ट लाइन गिवन है x cos 30 प्लस y sin 30 मान लेते हो वो ये लाइन है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, तो नॉर्मल फॉर्म में तुम्हें पता है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा में अल्फा क्या होता है, अल्फा वो एंगल होता है जो नॉर्मल बनाता है, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन दे रखी है वो कुछ इस तरह से मान लिया मैंने, ठीक है। अरे यार फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, फिगर ही तो सारा खेल है। हाँ अब ठीक है थोड़ा, ठीक है। देखो ये पिंक वाली जो लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन माना मैंने, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 सॉरी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन है उस पे परपेंडिकुलर का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। लाइन की इक्वेशन से देखो तो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो इसको निकालने के लिए ये पता चल रहा है तुमको 120 होगा और ये एंगल कितना होगा, ये 30 होगा। तो ये 30, ये 120 150 तो ये कितना बना 30 डिग्री, ये आंसर है, ठीक है। चलो तो 30 तक कंप्लीट, बाकी के क्वेश्चन तुमने बोला कल करेंगे, ठीक है। सेम टाइम 7 बजे, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कल सेम टाइम 7 o'clock आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा, वीडियो चाहिए तो वीडियो भी शेयर ही कर देंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हाँ मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा। टोटल 7.5 आवर्स की क्लास अटेंड की आज, ओह माय गॉड बहुत बढ़िया। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम ज्यादा देर झेल नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे डिस्कस करूंगा फिर। 6-7 आवर्स तो मिनिमम है यार, इतना तो करना पड़ेगा जेई पढ़ रहे तो। चलो बाय, कल मिलेंगे।